दोस्तों, मैं संदीप कुमार शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय के चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आज का हम लोगों का टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, क्या पढ़ना है? तो शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। शिक्षा का उद्देश्य का तात्पर्य यह है कि जिस भी देश से संबंधित शिक्षा व्यवस्था संचालित होती है, यानी कि प्रत्येक देश की शिक्षा व्यवस्था उस देश की काल परिस्थिति, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, उस देश की आवश्यकता, इन सबको ध्यान में रखते हुए उस देश की शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, है ना। तो प्रत्येक देश की अपनी परिस्थितियां होंगी, उनकी अपनी कल्चर्स होंगी, अपनी उनकी आर्थिक स्थिति होगी, उनकी अपनी आवश्यकता होगी। इन आवश्यकता के आधार पर उस देश की क्या होंगी, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। लेकिन ये जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, यह शिक्षा के ही उद्देश्य नहीं होते हैं, बल्कि किसके उद्देश्य होते हैं? तो एक बालक के उद्देश्य होते हैं। किसके उद्देश्य होते हैं? बालक के उद्देश्य होते हैं। और बालक के शिक्षा के मुख्यतः दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत उद्देश्य, और जो दूसरा होता है वह होता है सामाजिक उद्देश्य। क्या होता है? सामाजिक उद्देश्य, है ना। इन दो प्रकार के व्यक्ति के शिक्षा संबंधी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जिनमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे व्यक्तिगत उद्देश्य। क्या देखेंगे? व्यक्तिगत उद्देश्य, यानी कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति की अंतर्निहित शक्ति, योग्यताओं तथा क्षमताओं का विकास करना है। व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास का अति प्राचीन समय से ही दार्शनिक प्रयास करते आए हैं। यानी कि जो भी दार्शनिक लोग, सबसे पहले यहाँ से आप लोग देखिएगा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों एवं योग्यताओं के एवं क्षमताओं का विकास करना। यानी कि बालक के अंदर पहले से ही कुछ विद्यमान शक्तियां होती है, जिसे हम अंतर्निहित शक्तियों के रूप में जानते हैं। उन्हीं अंतर्निहित शक्तियों को शिक्षा क्या करता है? उन्हीं अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालता है, उसका विकास करता है। यही शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप में जाना जाता है, या व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल से ही जो भी दार्शनिक हैं, जो भी शिक्षा शास्त्री हैं, उनका यही प्रयास रहा है कि बालक का व्यक्तिगत विकास किया जाए, जिसके तहत वह बालक आगे चल के अपने खुद के विकास के आधार पर अपने समाज का विकास कर सके। इसी संदर्भ में कुछ आधुनिक हम कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्री हैं, जिन्होंने व्यक्तित्व के विकास से संबंधित अपना विचार दिया है। उन दार्शनिकों या शिक्षा शास्त्रियों का नाम जैसे रूसो, फ्रोबेल, पेस्टालॉजी तथा टिपिनन इत्यादि ऐसे समर्थक हैं, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यक्तिगत पक्षों को विकसित करने पर बल दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, व्यक्तिगत या वैयक्तिक विकास का तात्पर्य, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बालक के पक्ष आएंगे, जो कौन कौन से हैं? तो शारीरिक है, शारीरिक पक्ष। दूसरा है मानसिक पक्ष। तीसरा है नैतिक एवं चारित्रिक पक्ष। ठीक है, आध्यात्मिक पक्ष। यह विभिन्न प्रकार के बालक के व्यक्तिगत पक्ष हैं, जिनका विकास करना शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत जाना जाता है। और इसके समर्थक कौन कौन से हैं? तो रूसो महोदय हैं, फ्रोबेल महोदय हैं, पेस्टालॉजी महोदय, टिपिनन जी हैं, और साथ ही साथ जितने भी प्राचीन दार्शनिक या शिक्षा शास्त्री हैं, इनके द्वारा भी बालक के व्यक्तिगत विकास पर विशेष बल दिया गया है। यानी कि देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि इन लोगों का मत है कि शिक्षा का प्रमुख कार्य बालक की प्रकृति प्रदान करना, प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का विकास करना। प्रकृति प्रदत्त का तात्पर्य क्या है? कि जो प्रकृति के माध्यम से बालक के अंतर्निहित शक्तियां दी हुई हैं, उन्हीं शक्तियों का क्या करना? विकास करना। यही शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप में जाने जाते हैं। और ये कौन कौन ऐसे दार्शनिक है जिन्होंने कहा है? तो रूसो महोदय ने कहा है, फ्रोबेल महोदय ने कहा है, टिपिनन महोदय ने कहा है, पेस्टालॉजी महोदय ने
कहा है। समझ में आया होगा आप लोगों को, ये शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य समझ में आया। ठीक है, इसी के साथ हम इसके देखते हैं व्यक्तिगत पक्ष के अंतर्गत मुख्यतः किन रूपों को देखा जाता है। ठीक है, तो यही बालक के जो व्यक्तिगत शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, इनके मुख्यतः दो रूप बताए गए हैं। कितने रूप बताए गए हैं? दो रूप बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो रूप है वह है आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य। क्या है? आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य। और जो दूसरा है वह क्या है? आत्मानुभूति का उद्देश्य। आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य का तात्पर्य क्या है कि बालक को शिक्षा के माध्यम से ऐसे विकसित किया जाए जिससे वह बालक अपने आप को समाज में क्या कर सके? व्यक्त कर सके। क्या कर सके? अपने आप को समाज में व्यक्त कर सके। आत्मा का तात्पर्य स्व से, अभिव्यक्ति का तात्पर्य व्यक्त करना है, यानी कि खुद को समाज में क्या कर सके? स्थापित कर सके। यही शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है, जिसे हम आत्माभिव्यक्ति के रूप में जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप शिक्षित होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे, आपका व्यक्तिगत विकास हुआ रहेगा, तभी जाके आप अपने समाज में अपने आप को योग्य नागरिक के रूप में सिद्ध कर पाएंगे या स्थापित कर पाएंगे, जिससे समाज के अन्य लोग आपसे प्रभावित हों, जिससे आपका प्रभाव उस समाज के अन्य लोगों पे पड़े। जब तक आपका व्यक्तिगत विकास नहीं होगा तब तक आप अपने आप को उस समाज में स्थापित नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? ये हो गया आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य। दूसरा होता है आत्मानुभूति का उद्देश्य। आत्मानुभूति का तात्पर्य किससे? खुद की अनुभूति करने से है। किससे है? खुद की अनुभूति करने से, यानी कि खुद को जानने से है। किससे है? खुद को जानने या अपने आप को जानने, यानी कि आप कह सकते हो कि स्वयं को जानने। स्वयं को जानने यानी कि शिक्षा के माध्यम से बालक क्या करे? अपने आप को जान सके। इस प्रकार की ज्ञान उसके अंदर विकसित करनी है, जिसे हम शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप में जान सकते हैं। समझ में आया? व्यक्तिगत उद्देश्य के मुख्यतः कितने रूप बताए गए हैं? तो दो रूप, आत्माभिव्यक्ति और आत्मानुभूति। आत्माभिव्यक्ति का तात्पर्य खुद को प्रदर्शित करना अन्य के सामने, यानी कि समाज के सामने, और आत्मानुभूति का तात्पर्य किससे? खुद को जानना। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम। जब आप शिक्षित होंगे तभी जाके आप अपने आप को जान सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग समाज में हैं तो देखते होंगे, जो भी व्यक्ति अशिक्षित है, जिसे सही और गलत का परख नहीं है, वह हर समय गलत होते हुए भी अपने आप को कहता है कि हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं। समझ में आ रहा? लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा शिक्षित है, वह अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए अपने आप का जांच परख करता है। अतः इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को खुद को जानने की अनुभूति भी होनी चाहिए, जो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। और जो व्यक्ति अपने आप को जान लेगा, वही प्राचीनतम शिक्षा के अनुरूप अपने अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति की प्राप्ति कर सकता है। समझ में आया? यह था व्यक्तिगत उद्देश्य। उसके बाद से हम लोग देखते हैं शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। हमने बताया आपको कि एक बालक के जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं मुख्यतः दो होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है, दूसरा क्या होता है? सामाजिक होता है। दूसरा क्या होता है? सामाजिक होता है। ठीक है, यहाँ पे बालक का सामाजिक उद्देश्य को हमें ध्यान में रखना है। तो बालक का सामाजिक उद्देश्य क्या होगा? तो सामाजिक उद्देश्य का कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो बालक है, जिसके बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हो, या जिसे आप क्या कर रहे हो? शिक्षित कर रहे हो, जिसे आप शिक्षित कर रहे हो, जिसे आप जानकारी दे रहे हो, यह कैसा प्राणी है? तो यह एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। इसका निवास स्थल क्या है? तो समाज है। कहाँ पे रहता है? तो समाज में रहता है। इसलिए बालक का खुद का विकास, यानी कि व्यक्तिगत पक्षों के विकास के साथ साथ, व्यक्तिगत पक्षों के विकास के साथ साथ बालक के किन पक्षों का विकास करना है? तो उसके सामाजिक पक्षों का विकास करना है। क्यों? क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी। उसे कहाँ पे निवास करना है? तो समाज में निवास करना। जब तक उसके सामाजिक पक्षों का विकास नहीं होगा, तब तक वह व्यक्ति अपने आप को समाज में स्थापित नहीं कर पाएगा। क्योंकि समाज का अपना नियम होता है, समाज के जो लोग होते हैं उनकी अपनी संस्कृतियां होती हैं, अपनी आवश्यकताएं होती हैं, जिस आधार पर उस समाज के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि जीवन जीने के लिए सामाजिक ज्ञान का होना आवश्यक है। अतः शिक्षा के माध्यम से बालक के अंदर सामाजिक पक्षों का समावेश किया जाता है या सामाजिक पक्षों का विकास किया जाता है, जिसके माध्यम से वह बालक एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। जब हम इसको ध्यान में रखेंगे तो समाज के मुख्यतः सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत
समाज के मुख्यतः 3 प्रकार के उद्देश्य बताए गए हैं, या शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक उद्देश्य के मुख्यतः 3 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? तो सामान्य रूप, उदार रूप और उग्र रूप। और क्या है? उग्र रूप। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना कि सामान्य रूप का तात्पर्य क्या है? तो सामान्य रूप का तात्पर्य किससे है? बालक एक सामाजिक प्राणी है, बालक एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, इसलिए सामान्यतः समाज में होने वाली क्रियाकलाप या घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक वातावरण का ज्ञान होना उसे आवश्यक है। यह समाज का सामान्य रूप है। अतः शिक्षा के माध्यम से बालक के समाज के सामान्यतः जो भी चीजें हैं, जो भी हाव भाव, क्रियाकलाप, रीति रिवाज, परंपरा, इन सभी चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए यह एक सामान्य के रूप में जाना जाता है। दूसरा है उदार रूप। दूसरा है उदार रूप का तात्पर्य किससे है? जो बालक है वो क्या है? सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए उसके अंदर उदार व्यक्तित्व जैसे भाव होने चाहिए। जब तक उसका व्यक्तित्व उदार रूप में नहीं होगा, दूसरे की समस्याओं को अपनी समस्या नहीं समझेगा, दूसरे की समस्याओं में अपना सहयोग नहीं करेगा, असहाय व्यक्तियों की सहायता नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर उदार रूप विकसित नहीं हो सकते। अतः बालक सामाजिक प्राणी होने के नाते शिक्षा के तहत उसके अंदर उदार रूपों का विकास करना आवश्यक है। यह शिक्षा का सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत दूसरे रूप में जाने जाते हैं। तीसरा है उग्र रूप। उग्र रूप, जैसे आपने स्पार्टा देश का नाम सुना होगा। स्पार्टा एक ऐसा देश था जिस देश के जितने भी लोग थे, ठीक है ना, देश को आप यहाँ पे राज्य के रूप में जान सकते हैं, राष्ट्र के रूप में जान सकते हैं। उस राष्ट्र के जितने भी निवासी थे, उन राज्यों के माध्यम से जो भी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, उन शिक्षा के माध्यम से लोगों के अंदर उग्र रूप भी विकसित किए जाते थे। क्यों? क्योंकि एक राज्य की देखभाल के लिए, एक राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, एक राज्य की सुरक्षा के लिए लोगों के अंदर उग्र रूप भी होने आवश्यक है, जिससे अन्य देशों के आक्रमण से उस देश के लोगों को बचाया जा सके। तभी जाके वह व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जा सकता है। इस प्रकार से शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत मुख्यतः 3 रूपों की बात की गई है, जिसमें सामान्य रूप, उदार रूप और उग्र रूप, ये तीनों हम लोगों ने जाना। समझ में आया होगा आप लोगों को? ठीक है, आगे के क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।